हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अभी हम जो है अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में जो अज्योर प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को, उसकी सीरीज़ के अंदर जो है हम नेक्स्ट अपना वीडियो लेकर आए हैं अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस को लेकर। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस को समझना और सीखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करते आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करते आ रहे हैं। तो उन सारे ही एप्लीकेशंस को जो है हम क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, अज्योर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो है अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में, समझते हैं इस सर्विस के बारे में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू समझते हैं कि ये सर्विस क्या है। बेसिकली तो ये एक एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस है, और आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस इज़ अ जनरल पर्पस रिलेशनल डेटाबेस एज अ सर्विस। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, रिलेशनल जो वर्ड है, ठीक है दोस्तों, ये रिलेशनल डेटाबेस जो है वो क्या होता है ना, ये हम समझेंगे बहुत जल्दी। हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पर आपको जो अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस है वो कैसे मिल रहा है, वो आपको एज अ सर्विस मिल रहा है। मतलब आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म मैनेज करना है। आपको जो है डायरेक्टली उसको एज अ सर्विस यूज़ करना है। आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसको जो है डेटाबेस एज अ सर्विस जो है कहा जाता है, कि जो हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये एक जनरल पर्पस डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है। वो हम समझेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो अज्योर एसक्यूएल है, अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस है, वो जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन। तो दोस्तों, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन है जो आप देख रहे हैं, ये हम बहुत समय पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। राइट, मीन्स लगातार जो है हमने बहुत सारे लेगेसी एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, वहाँ पर हमने जो है एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ किया होगा, या वहाँ पर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है किसी क्लाइंट की कि दे आर यूजिंग ऑन प्रीमाइसेस एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल डीबी। तो उसको जब आप जो है अज्योर सर्विसेज में मूव करेंगे, अज्योर प्लेटफॉर्म पे मूव करेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो एसक्यूएल डेटाबेस इंजन के रूप में आपको एक दिया हुआ है अज्योर एसक्यूएल सर्विस। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस सर्विस है जहाँ पे हम अपना रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि व्हाट वाई रिलेशनल डेटाबेस, राइट, क्या होता है वो समझते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक एंटिटी है, स्टूडेंट नाम का एंटिटी है। इस एंटिटी को आप देखेंगे कि हमारे पास एक डेटा के रूप में ही आ गया है स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास तीन तरह का डेटा आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, एज आ रहा है स्टूडेंट का, और उसका क्लास आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट जो एंटिटी है वो एक आरव नाम का स्टूडेंट है, 11 ईयर्स का वो एज है, और फिफ्थ क्लास में जो है वो है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास इसी डेटा को रखने के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, जिसे हम स्टूडेंट टेबल बोलेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इस डेटा को स्टोर करने के लिए जो है, आप देखेंगे कि ये कॉलम हेडिंग्स हैं, नेम है, एज है और क्लास है ना। ये हमने एक कॉलम हेडिंग्स बना दिए, और उसके अंदर हमने जो ये फर्स्ट रो जो है डेटा की यहाँ पर डाल दी, राइट, जिसे हमने जो भी हमको डेटा मिला वो हमने इस रो में ऐड कर दिया, राइट। तो दिस इज़ रो और दिस इज़ कॉलम। ये जो है आपके ये कॉलम है जो यहाँ पे हमने। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो कहलाता है ये एक तरह का स्कीमा है, जो हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। यानी हम रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं कि आपको जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो है डेटा देना है। तो वो स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है, वो हमारा ये स्कीमा है, जिसमें हम नेम, एज और क्लास, है ना, ये तीन तरह के डेटा एट्रीब्यूट्स हम जो है कस्टमर से ले रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही मेरे पास कोई दूसरा रिकॉर्ड आता है स्टूडेंट का, तो आप देखें कि ये स्टूडेंट नंबर 2 यहाँ पर मुझे आ रहा है। तो ये स्टूडेंट है आरोही, 6 साल का एज आ रहा है, और फर्स्ट क्लास में जो है ये स्टूडेंट है। तो जब हम इस स्टूडेंट को भी अगर आप डेटाबेस में लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इस सेम डेटाबेस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है हम यहाँ पे जो है सेकंड एंट्री जो है रो की कर रहे हैं। तो आप देखें ये दूसरी एंट्री भी अब हमने यहाँ पर कर दी है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो एंटिटीज़ हैं हमारी, स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, उसको
हम स्टोर करने के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम की, और ये स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हम जो है डेटाबेस बना रहे हैं, राइट। तो जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, आप यहाँ देखिए कि मैंने उसके क्लास आईडी और स्कूल आईडी है ना, ये दो कॉलम आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये जो क्लास आईडी और स्कूल आईडी है, ये हमने किसी दूसरी टेबल से रिलेशनशिप के लिए रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अब मैं एक दूसरी सेकंड टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है स्कूल टेबल, और इस स्कूल टेबल के अंदर आप देखेंगे कि हमने स्कूल्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखें कि हमने यहाँ पे दो स्कूल हैं, चूँकि मैं आई एम बिलोंग्स टू इंदौर, तो यहाँ के मैंने दो स्कूल्स के नाम लिए हैं जो काफ़ी फेमस स्कूल्स हैं, तो मैंने इन दोनों ही स्कूल्स के नाम यहाँ पे टेबल में रखे हैं। तो स्कूल टेबल कैन कंटेन मल्टीपल स्कूल्स, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल, राइट। जितना भी हम डेटा चाहेंगे वो यहाँ पर हम नीचे इसमें एंट्रीज करते जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों टेबल एक्सपांड हो गई। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं जो हमारा दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल का रिलेशन हमने जो है किससे क्रिएट कर दिया, हमने ये रिलेशनशिप क्रिएट कर दी, राइट। तो ये रिलेशनशिप से जो है हम जब भी हम डेटा को क्वेरी करने जाएंगे तो वहाँ से हम जो है दोनों टेबल के डेटा को क्वेरी कर सकते हैं, कंबाइंड डेटा करके ला सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो क्वेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से हमने दो टेबल्स को कनेक्ट किया, उनके बीच में क्या प्रिपेयर किया, रिलेशनशिप। तो यही रिलेशनशिप जो होती है ये कीज़ के फॉर्म में हम करते हैं। जैसे ये जो कहलाएगा आपका ये फॉरेन की रेफरेंस कहलाएगा, और यहाँ पर जो है जो दूसरी किसी टेबल की क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, इस तरह से ये रिलेशनशिप बिल्ड होता है। जब आप एसक्यूएल को पढ़ते हैं, या अगर आप एसक्यूएल नहीं जानते हैं तो आप जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो एसक्यूएल के अंदर जो है आपको ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ सपोज़, तो इसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि जब हम इसी रिलेशनल डीबी को और आगे एक्सपांड करते हैं और वहाँ पर हम जो है जाके जो है नेक्स्ट जो है एक और टेबल को ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्लास नाम की टेबल जो है उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, एक और टेबल हमने यहाँ क्लास की भी ऐड कर दी, और आप देखेंगे कि ये क्लास के साथ भी हमने जो है इस स्टूडेंट टेबल का रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हम एक रिलेशनल मॉडल तैयार करते हैं दोस्तों। और जो रिलेशनल मॉडल होता है वो बेसिकली जब हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, डेटा की रिडंडेंसी को कम करते हैं, और जो डुप्लीकेसी होती है डेटा में, बार बार डेटा रिपीट ना हो, इस पर्पज़ से जो है हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और वहाँ से फिर हम जो है अपना रिलेशनल मॉडल तैयार करते हैं। तो एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो रिलेशनल मॉडल है, बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस है, और आप इस तरह का ही जो डेटाबेस है आप एसक्यूएल डीबी में तैयार करेंगे। तो हाई रिलेशनल डीबी, क्यों रिलेशनल डेटाबेस हमें चाहिए, तो इट इज़ परफेक्ट फॉर मैनेजिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं कि ये जो है किस पर्टिकुलर डेटा के लिए है, स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने के लिए होता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उसे वाया स्कीमा हम जो है मैनेज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरह का जो हम एक फ़िक्स फॉर्मेट दे देते हैं उसे हम बोलते हैं स्कीमा, राइट। एक होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट जैसे मुझे डेटा जो है किसी पर्टिकुलर लेंथ का चाहिए, मतलब मुझे मिनिमम 3 कैरेक्टर से कम का डेटा नहीं चाहिए, तो इससे चेक्स में जो है वहाँ पर लगा सकता हूँ डेटा के ऊपर, राइट। और भी कॉन्स्टेंट होते हैं, मुझे यूनिक डेटा चाहिए तो मैं यूनिक कॉन्स्टेंट वहाँ पर लगा सकता हूँ। तो ये हमें एक स्ट्रक्चर डेटा को मेंटेन करने के लिए जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। रिलेशनशिप जो अभी हमने देखा कि कैसे मल्टीपल टेबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें उन टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने बेसिकली देखा कि रिलेशनल डेटाबेस है वो इस तरह के स्ट्रक्चर डेटा को जो है मैनेज करने के लिए होता है, जिसे हम स्ट्रिक्ट स्कीमा होती है, वहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट होते हैं और रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है, इट इंक्लूड रीच क्यूरी कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूरी कैपेबिलिटी, मतलब मैं डेटा के ऊपर जो है अपनी बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है क्वेरीज़ को परफॉर्म कर सकता हूँ, जो एसक्यूएल क्वेरीज़ होती हैं। और वहाँ से हम जो है डेटा के मैनिपुलेशन से लेकर डेटा सिलेक्ट करना है, फैच करना है,
मल्टीपल टेबल से हमको डेटा कंबाइन करके लाना है, हमें कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, तो हर तरह का जो काम है वो हम इन क्यूरी कैपेबिलिटीज़ के द्वारा कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू लुक इनटू द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स अवेलेबल फॉर अस। तो एज्योर एसक्यूएल जब हम यूज़ करते हैं, एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस जब हम यूज़ करने जाते हैं, तो हमें कुछ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं जो एज्योर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। उन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को हम देखते हैं कि कितने तरह से हम जो है अपने डेटाबेस को वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं एज्योर प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों ये आप देखेंगे कि एक जो मॉडल है डिप्लॉयमेंट मॉडल, वो है सिंगल डेटाबेस। तो सिंगल डेटाबेस जो होता है बेसिकली ये इट इज़ फुल्ली मैनेज्ड और आइसोलेटेड डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मुझे एक सिंगल डेटाबेस बनाना है किसी एप्लीकेशन के लिए, तो मैं जो है एज्योर एसक्यूएल पे जाकर वहाँ पे एक सिंगल डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो सिंगल डेटाबेस जो होता है वो फुल्ली मैनेज्ड होता है, मतलब आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट एज्योर करेगा। तो आपको जो है सिर्फ डेटाबेस एज अ सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना डेटाबेस क्रिएट करें और उसे यूज़ करें। तो ये एक तरह का आइसोलेटेड डेटाबेस है। अगर हमें सिंगल डेटाबेस चाहिए जहाँ मुझे मल्टीपल डेटाबेसेस नहीं चाहिए, तो हम इस पर्टिकुलर मॉडल पे जा सकते हैं, है ना, डिप्लॉयमेंट मॉडल। सेकंड मॉडल होता है वो होता है इलास्टिक पूल। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है अज्योर ने आपको, इलास्टिक पूल। तो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंगल डेटाबेस। यहाँ आप देखेंगे कि ये क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंगल डेटाबेसेस। और ये सारे जो डेटाबेस होंगे जो इस पूल के अंदर होंगे, ये आपस में अपने जो रिसोर्सेस होंगे, कंप्यूट रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस को जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में। तो इसलिए जो है इलास्टिक पूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमको मिलता है एज्योर एसक्यूएल के साथ। तो दोस्तों जब आपको मल्टीपल डेटाबेसेस की रिक्वायरमेंट है तब आप इलास्टिक पूल को यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है आपका जो कॉस्टिंग होगा वो रिड्यूस होगा। आपको बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस चाहिए तो आप उसे एक पूल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, या अलग अलग पूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उन पूल्स के अंदर आपको जो खासियत होगी वो ये होगी कि ये सभी डेटाबेसेस आपस में जो रिसोर्स होंगे, कंप्यूट रिसोर्स होंगे, उनको शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। और इससे जो है हम अपने एज्योर डिप्लॉयमेंट की जो कॉस्ट होगी, एज्योर एसक्यूएल डीबी की जो कॉस्ट होगी, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इलास्टिक पूल बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक और ऑप्शन मिलता है डिप्लॉयमेंट के लिए, वो होता है मैनेज्ड इंस्टेंस। तो ये जो मैनेज्ड इंस्टेंस आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक तरह का एसक्यूएल सर्वर का आपको इंस्टेंस क्रिएट करके दे देते हैं वो लोग। मतलब आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो आपको एक मैनेज्ड इंस्टेंस के रूप में मिल गया है। अब आप अपना डेटाबेस वहाँ खुद मैनेज करें, खुद उसको क्रिएट करें। तो दोस्तों वहाँ पर जब आप जाते हैं मैनेज्ड इंस्टेंस में जब जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा कंट्रोल जो है एडिशनली मिल जाता है ना। जब आप सिंगल पे जाएंगे तो यहाँ सिंगल के केस में आपको उस तरह का जो है फुल कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम फुल कंट्रोल की बात कर रहे हैं डीबी के ऊपर, तो फुल कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप मैनेज इंस्टेंस पे जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल करने का पूरा पावर मिलता है। तो बहुत सारी ऐसे फीचर्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिसमें हमें एसक्यूएल सर्वर लेवल पे जाके जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना होते हैं। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट पे जो है आप मैनेज्ड इंस्टेंस को चूज़ कर सकते हैं और आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैनेज्ड इंस्टेंस के अंदर आप जो है अपने मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लग रहा है। तो इस तरह से जो है ये 3 तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और मॉडल होता है, वो होता है कि आपने जो पूरा एसक्यूएल सर्वर है वो आप जो है एक वर्चुअल मशीन पर आप खुद अपना क्रिएट करें और उसे यूज़ करें। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन और होता है डिप्लॉयमेंट के लिए, जहाँ पर आप एक अपनी वर्चुअल मशीन है, उस मशीन के ऊपर जो है आप अपना, अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी कोई एसक्यूएल सर्वर का लाइसेंस है तो आप उसे को ही इंस्टॉल करके और उसी लाइसेंस को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल एज्योर एसक्यूएल द्वारा प्रोवाइडेड है वो ये 3 तरह के मॉडल हैं। पहला सिंगल डेटाबेस, जो आप चाहते हैं तो सिंगल डेटाबेस वाला डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मुझे मल्टीपल डेटाबेसेस चाहिए तो आप इलास्टिक पूल को यूज़ कर सकते हैं।
जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करने जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देता है कि क्या आपको इस डेटाबेस को पूल में रखना है, क्या इलास्टिक पूल में रखना है क्या। तो इलास्टिक पूल दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है ना। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब इस तरह के कुछ सिनारियों में आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जो है इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और थर्ड मैंने आपको बताया मैनेज्ड इंस्टेंस। तो यहाँ पर जो है ये एसक्यूएल सर्वर का एक मैनेज्ड इंस्टेंस मिलता है आपको। तो इस एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप जो है अपना खुद का जो है डेटाबेसेस बना सकते हैं, और इनकी जो भी कंट्रोल होता है, डेटाबेस लेवल के कंट्रोल्स, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में देखा। तो अब दोस्तों हम देखते हैं एसक्यूएल सर्वर वर्सेस एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये कॉन्सेप्चुअली ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि व्हाट इज़ एसक्यूएल सर्वर एंड व्हाट इज़ एसक्यूएल डेटाबेस। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि जो एसक्यूएल सर्वर है वो बेसिकली जो है अपने एक सर्वर जो होता है डेटाबेस सर्वर, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट होता है। मतलब आपके जो भी अलग अलग तरह के फीचर्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, एक उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किन किन चीज़ों के लिए, तो यहाँ मल्टीपल और सिंगल पूल्ड डेटाबेसेस, राइट। मतलब मल्टीपल सिंगल और पूल्ड डेटाबेसेस को ये जो है सेंट्रली उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके अलावा लॉगिन्स वगैरह है, सर्वर पे आपको अलग अलग डेटाबेस के लिए बार बार लॉगिन नहीं करना होगा, आप सर्वर पे एक बार लॉगिन कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड फायरवॉल रूल्स वगैरह हैं जो आप डेटाबेस सर्वर लेवल पे अप्लाई करते हैं, तो वो फायरवॉल रूल्स जो हैं आपको सभी डेटाबेसेस के लिए कॉमनली यूज़ हो सकते हैं। थ्रेट डिटेक्शन पॉलिसीज़ हैं, किसी भी तरह का थ्रेट्स होता है उसे डिटेक्ट करने की पॉलिसीज़ होती हैं। और फेलोवर ग्रुप्स, जब भी डेटाबेस के अंदर कोई फेलोवर होता है तो उनसे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो बेसिकली आपका जो डेटाबेस सर्वर होता है वो कर सकता है। तो ये एक डेटाबेस सर्वर होता है जो इन अलग अलग तरह के पर्पस के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सर्वर होता है बेसिकली वो जो है आप एक डेटाबेस सर्वर है, और उस डेटाबेस सर्वर के अंदर आप जो है मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम एक ही डेटाबेस सर्वर है हमारा, और उस डेटाबेस सर्वर के अंदर जो है हमने अलग अलग करके ऐसे 4 डेटाबेसेस हमने क्रिएट कर रखे हैं। तो दोस्तों जब आप इंटरप्राइज एप्लीकेशंस की बात करते हैं या बड़े कॉरपोरेट्स को देखेंगे तो वहाँ पे ज़रूर आपको इस तरह के मल्टीपल डेटाबेसेस मिलेंगे। अलग अलग पर्पस के, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं। तो वहाँ पर उन सभी डेटाबेसेस को आप जो मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ दोस्तों हम जो है मैनेज्ड इंस्टेंस वाला जो डिप्लॉयमेंट मॉडल था वो हम चूज़ कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं डेटाबेस के ऊपर। और यदि हम जो है डेटाबेस एज अ सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो हम सिंगल जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, सिंगल डेटाबेस या फिर इलास्टिक पूल, उसे हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हमने देखा कि सर्वर क्या है। तो सर्वर बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है, राइट, जो इन सभी चारों डेटाबेसेस को क्या करेगा, सेंट्रली उन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो ये हमने देखा दोस्तों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब हम परचेसिंग मॉडल को देखेंगे अज़्योर एसक्यूएल के, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि परचेसिंग मॉडल जो है वो डायरेक्टली आपकी कॉस्ट को जो है ये अफेक्ट करता है, राइट। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की कॉस्ट लगने वाली है, किस पर्पज़ से आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और कितना आपको उसका कंजप्शन करना है सर्विस का, तो ये आप इस परचेसिंग मॉडल से डिफाइन करते हैं। जब आप अज़्योर की सर्विस लेते हैं तो वहाँ पे इसका परचेसिंग मॉडल आपको चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर आर 2 परचेसिंग मॉडल फॉर अज़्योर एसक्यूएल डेटाबेस। जो पहला मॉडल है वो होता है वर्चुअल कोर, है ना, वी कोर मॉडल, राइट। तो वी कोर बेस्ड परचेसिंग मॉडल जो है ये रिकमेंडेड है, आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, अज़्योर प्लेटफॉर्म की तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आप जो है वर्चुअल कोर जो बेस्ड मॉडल है परचेसिंग, वो आप जो है चूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि जो ये वी कोर मॉडल होता है इसमें सर्वरलेस कंप्यूट करने का एक टियर अवेलेबल होता है। मतलब आप जो कंप्यूट टियर है वहाँ पे आप सर्वरलेस ऑप्शन को जो है आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सर्वरलेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है आपको कि जब आपको आपकी सर्विसेज यूज़ नहीं हो रही हैं, वी कोर यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो है आपकी सर्विस इनएक्टिव होती है और आपको
कोई उसका चार्ज नहीं देना होता इनएक्टिव टाइम का। तो ये आपको एक परचेसिंग मॉडल मिलता है जिसमें आप वर्चुअल कोर बेस्ड परचेसिंग मॉडल पे जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सर्वरलेस को चूज़ करने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन यूनिट्स, ठीक है, DTU बेस्ड परचेसिंग मॉडल। तो दोस्तों यहाँ पर आप DTU बेस्ड परचेसिंग मॉडल है जो एक तरह का फ्लैट मॉडल होता है। यहाँ पर आप पहले से ही जो है तय कर लेते हैं कि आपको कितना DTU चाहिए। तो जब भी आप DTU चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली जो है उसमें आपको कंप्यूट और स्टोरेज दोनों ही चीज़ें आपको एक अनुपात में मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात समझना है ज़रूरी कि हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है जब भी हम कोई सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली डेटाबेस सर्विस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको एक चाहिए होता है स्टोरेज, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए होता है कंप्यूट। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको स्टोरेज जो है वो कितना चाहिए और आपको जो है कंप्यूट कितना चाहिए। तो दोस्तों जब हम डेटाबेस यूज़ करते हैं तो हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो जो डेटा स्टोर करके रखते हैं उसके लिए हमें ये स्टोरेज चाहिए होता है। तो इसकी कैपेसिटी आपको तय करना है डिपेंडिंग ऑन योर वॉल्यूम, कितना आपके पास वॉल्यूम है डेटा का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आप तय करें और फिर आप उस स्टोरेज को चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है कंप्यूट। तो दोस्तों ये कंप्यूट की जो रिक्वायरमेंट होती है जब आप क्यूरीज एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं, तो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंप्यूट चाहिए होता है। तो कंप्यूट से मतलब होता है प्रोसेसर हमें चाहिए, रैम हमें चाहिए, राइट। तो जो हमें कंप्यूटेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो हमें चाहिए, तो वो आपको चाहिए कंप्यूट। तो जब आप देखेंगे ये दोनों तरह के मॉडल हैं, इसी दोनों तरह के मॉडल में जो है यहाँ पर आपका वी कोर बेस्ड परचेसिंग मॉडल है जिसमें आप बेसिकली कंप्यूट को जो है यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको पे करना होता है और एक डेटाबेस आपको वहाँ पर मिल जाता है फिक्स। इसके अलावा DTU की बात करेंगे तो DTU आपको नंबर ऑफ DTUs परचेस करना है, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना DTU चाहिए और उस DTU के अकॉर्डिंग जो है आपको एक फिक्स स्टोरेज और फिक्स आपका जो कंप्यूट है वो आपको एक अलोकेट हो जाएगा। अब आप उसे यूज़ करते हैं नहीं करते हैं तब भी आपको उतना पेमेंट करना होगा। तो DTU मॉडल जो है वो फिक्स मॉडल है बेसिकली, और वर्चुअल कोर वी कोर बेस्ड मॉडल होता है वो एक तरह से फ्लेक्सिबल मॉडल है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो आगे देखते हैं हम इस परचेसिंग मॉडल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो आप देखें दोस्तों कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये कंप्यूट है, तो जितना आप कंप्यूट बढ़ेगा उतना आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टोरेज भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक फिक्स है आपका, ये DTU जो यूनिट है वो फिक्स है कि अगर आप 3 DTU लेते हैं तो आपको इतना यहाँ तक स्टोरेज मिलेगा और इतना आपको कंप्यूट पावर मिलेगा। अगर आप 4 DTU पे जाते हैं, 5 DTU पे जाते हैं, तो उसी के अनुपात में जो है, उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी रेशो में जो है आपका स्टोरेज बढ़ता जाएगा और उसी रेशो में आपका कंप्यूट भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक फिक्स मॉडल होता है जो सिंपल प्री कॉन्फ़िगर्ड मॉडल होता है DTU मॉडल। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको बंडल्ड मेजर ऑफ कंप्यूट स्टोरेज एंड IO रिसोर्सेज, इस तरह से आपको एक बंडल के रूप में वो मिल जाता है। और इट इज़ बेस्ट फॉर कस्टमर हु वांट सिंपल और प्री कॉन्फ़िगर्ड रिसोर्स ऑप्शन। जो प्री कॉन्फ़िगर्ड रिसोर्स चाहते हैं वो इस मॉडल को चूज़ कर सकते हैं, DTU मॉडल को। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि वी कोर मॉडल में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आपको कंप्यूट ज़्यादा लग रहा होगा तो आप ज़्यादा कंप्यूट यूज़ कर रहे हैं, जब आपको कम लग रहा है तो आप कम यूज़ कर रहे हैं। तो स्टोरेज जो है अकॉर्डिंगली वो उसको मिल गया है, और आपका जो इंडिपेंडेंट स्केलिंग ऑफ कंप्यूट एंड स्टोरेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपने अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये इनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है किस तरह के फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन कंप्यूट और स्टोरेज जो रिसोर्सेस हैं उनका आपको इंडिपेंडेंट स्केलिंग मिल रहा है यहाँ पर। और बेस्ट फॉर कस्टमर हु वांट फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये उन कस्टमर्स के लिए हैं जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो ये दोस्तों आपने देखा दोनों मॉडल का डिफरेंस है ये। जब आप SQL डेटाबेस क्रिएट करेंगे अज्योर के ऊपर तो वहाँ आपको जो है ये बताएगा कि आप इन परचेसिंग मॉडल्स में से कौन सा चूज़ करें और उसकी क्या प्राइसिंग होगी, वो भी आपको वहीं पर कैलकुलेट करके बताएगा। और ये चीज़ हम डेमो में देखेंगे आगे।
इसके अलावा देखेंगे आप एक फीचर के बारे में बात की थी, इलास्टिक पूल के बारे में। तो दोस्तों इलास्टिक पूल आप देखेंगे कि मैंने यहाँ DTU के केस में हमने अप्लाई किया, ये तो 90 DTU तक जो है हमें बता रहा है ये जो इलास्टिक पूल है ये, कि 90 DTUs मतलब यहाँ तक आप देखेंगे कि ये यूज़ हो रहा है। लेकिन हर समय पे नहीं हो रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप देखेंगे कि ये यूज़ हो रहा है। अदरवाइज बाकी टाइम आप देखेंगे कि कहीं पर 50 DTUs आ रहा है, कहीं पर 10 DTUs आ रहा है। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि ये एक पूरे टाइम फ्रेम में, और यहाँ आप देखेंगे ये पूरे इस जगह पे, तो यहाँ पर जो है कोई यूसेज नहीं है, राइट। तो ये आपका एक सिंगल डेटाबेस है जिसमें आपने DTU ले लिए हैं, लेकिन वो DTU जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से, राइट। तो जब आप इलास्टिक पूल पे जाते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितने डेटाबेस हो गए, 4 अलग अलग डेटाबेसेस हो गए, राइट। DB1, DB2, DB3 एंड DB4। ये चारों डेटाबेसेस के अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि हमने ये जो DTU यूटिलाइजेशन है इसको शेयर किया है। आप देखिए 90 हर डेटाबेस के साथ यूज़ हो रहा है मैक्सिमम। तो ये एक कॉमन 90 को हम यूज़ कर रहे हैं, कॉमन को यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर देखिए बीच में जहाँ खाली था, जहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे थे, वहाँ पर दूसरा जो डेटाबेस है वो जो है उसको रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, जब ये ब्लू वाला यूज़ नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो आइडियल टाइम है वहाँ पर दूसरा कोई डेटाबेस आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उन्हें यूज़ कर सकता है। तो ये एक इलास्टिक पूल के बारे में हमने समझा। इसके अलावा दोस्तों एक सर्वरलेस की बात की थी हमने, तो ये भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है सर्वरलेस। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सर्वरलेस के दौरान जब हमको ये ऑप्शन मिलता है vCore मॉडल के साथ, है ना, जब भी हम vCore मॉडल के साथ आगे बढ़ते हैं परचेसिंग मॉडल, तो वहाँ पर हमें ये जो है सर्वरलेस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ vCores हैं, लगभग 4 vCores तक का ये डेटा है, 1 से लेकर ग्राफ है। तो आप देखिए कि ये vCores हमारे यूज़ हो रहे हैं, जितना चार्ज हो रहा है तो बिलिंग हमारा किस पे हो रहा है, ये जितना हमारा यूज़ हो रहा है उतने पे हमारा बिलिंग हो रहा है। और दोस्तों यहाँ देखिए कि कुछ समय के बाद ये पर्टिकुलर टाइम में जो है यहाँ पर कोई यूसेज नहीं हो रहा है ना। इट इज़ आइडियल टाइम, इनएक्टिव टाइम, जब कोई भी डेटाबेस के अंदर vCore कॉल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आपका ये जो है सर्वरलेस क्या करता है, आपकी जो सर्विस है उस सर्विस को पॉज कर देता है। तो इससे जो होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पर्टिकुलर टाइम पर जो है बिलिंग नहीं होगा और आपकी जो है कॉस्ट सेविंग होगी। तो इसलिए जो है सर्वरलेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है आपको Azure SQL के साथ, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके यूज़ केसेस के ऊपर, आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर, किस तरह से आप उसे यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारे तरह के हमारे पास डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो है परचेसिंग मॉडल्स भी हैं। तो इनको यूज़ करके जो है आप Azure SQL में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत कॉन्सेप्चुअली हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है अभी, और अब जो है हमें आगे जो है इसके डेमो को देखना है। तो अब हम जो है डेमो को चलते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं Azure SQL के अंदर। चलिए दोस्तों, तो अब हम जो है Azure पोर्टल पे आ गए हैं अपने, राइट। आपको सिंपली Azure पोर्टल पे लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल से, और यहाँ आके आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्रिएट अ रिसोर्स, ठीक है, यहाँ मैं क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज का लिस्ट आ जाता है, एक तरह से मार्केट प्लेस मुझे दिखने लगता है। तो यहाँ जाके मैं सर्विस को सर्च करता हूँ SQL। जब आप SQL लिखेंगे दोस्तों तो ये मार्केट प्लेस पे सर्च करने जाएगा सर्विस को, और आप यहाँ देखेंगे कि SQL डेटाबेस रिजर्व्ड vCore Azure SQL, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया डेटाबेस है। तो ये बहुत सारे आपको SQL से रिलेटेड सारा यहाँ पर सर्विसेज मिल रही हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे Azure SQL पे जाना है, क्रिएट एंड मैनेज SQL सर्वर रिसोर्सेज फ्रॉम सिंगल व्यू। तो ये आपको Azure SQL डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करना है। तो जब आप Azure SQL सर्विस को जाएंगे, Azure सर्विस में जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या चाहिए ऑप्शन, तो ये Azure SQL प्लान चाहिए। तो जब आप क्रिएट बटन दबाते हैं तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि हाउ डू यू प्लान टू यूज़ दिस सर्विस, राइट। तो यहाँ पे मैनेज्ड इंस्टेंस आ गया है, SQL वर्चुअल मशीन जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन, वो आपका आ गया। और यहाँ आपको एक सिंगल डेटाबेस चाहिए या फिर इलास्टिक पूल चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, किस तरह की सर्विस चाहिए, वो यहाँ पर दिख रही है। हमने यहाँ पे जाके सिंगल डेटाबेस क्रिएट किया। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट करने जाएंगे Azure SQL को, तो Azure SQL जो है ये सर्विस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड है।
क्रिएट ए एसक्यूएल डेटाबेस विथ योर प्रिफर्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और यहाँ पर आपको जो है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है। तो ये कोई ऑफ़र ये दे रहा है, अभी फ़िलहाल इसको हम आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट जाइएगा प्रोजेक्ट डिटेल, तो यहाँ आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन आपसे पूछ रहा है, जो भी सब्सक्रिप्शन आपका एक्टिव है वो आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपसे रिसोर्स ग्रुप पूछ रहा है, तो यदि आपके पास रिसोर्स ग्रुप नहीं हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ नया रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, एसक्यूएल अज़्योर एसक्यूएल, ठीक है, अज़्योर एसक्यूएल नाम से हम एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। और जितना भी एसक्यूएल होगा हमारा डेटा वो अज़्योर एसक्यूएल रिसोर्स ग्रुप में जाएगा। तो ये हमने एक नया क्रिएट किया, यहाँ पे देखिए रिसोर्स ग्रुप। और अब आपको जो है डेटाबेस नेम चूज़ करना है, तो आप जो भी डेटाबेस नाम चाहते हैं, सपोज़ हम चाहते हैं ओसोप अज़्योर एसक्यूएल, ठीक है, ये डेटाबेस हमें देना है नाम। और जब आप देखते हैं यहाँ सर्वर का एक ऑप्शन है जो मैंडेटरी है, तो आपको अपने डेटाबेस के लिए कोई या तो एग्जिस्टिंग सर्वर को चूज़ कर सकते हैं, और यदि यहाँ पे कोई सर्वर नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू। तो आप क्रिएट न्यू करेंगे तो आप देखेंगे क्रिएट एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर, राइट, एक नया सर्वर क्रिएट करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जाके जो है आप एक सर्वर नेम क्रिएट कर सकते हैं, तो ओसोप अज़्योर एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ये वाला हम एक इसको नाम देते हैं, इसको सर्वर को ओसोप अज़्योर एसक्यूएल सर्वर, राइट। इसका पूरा एड्रेस जो होगा वो बेसिकली database.windows.net आगे इसके जुड़ेगा। तो आप कोई भी ऐसा डेटाबेस नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं जो किसी का ऑलरेडी यूज़ किया हुआ हो। आप देख सकते हैं टेस्ट डेटाबेस आप लिखेंगे सपोज़, तो आप देखेंगे कि टेस्ट डेटाबेस जो है अवेलेबल नहीं है और ऑलरेडी इन यूज़ बता रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये यूनिक नाम होना चाहिए सर्वर का। तो हमने जो है ओसोप अज़्योर एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, हम एक एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं अज़्योर एसक्यूएल सर्वर। तो ये नाम आप देखेंगे तो ये हमें अवेलेबल है, मिल गया है, ठीक है। आप अब इसकी लोकेशन जो है इसका कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, किस डेटा सेंटर में आप क्रिएट करना चाहते हैं अज़्योर के, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे नियरेस्ट ऑप्शन है वो हम यहाँ चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे वेस्ट इंडिया एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, जो हमारे मतलब नियर ऑप्शन है उसको मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि वेस्ट इंडिया जब चूज़ किया तो ये बोल रहा है कि ये सब्सक्रिप्शन डज नॉट हैव एक्सेस टू क्रिएट सर्वर इन सिलेक्टेड रीजन। तो कई कुछ रीजन्स में कुछ सर्विसेज जो हैं एक्टिव होती हैं, कुछ रीजन्स में कुछ सर्विसेज एक्टिव नहीं होती हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एरर मुझे मैसेज मिल रहा है, तो मैं यहाँ साउथ इंडिया चूज़ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब हम साउथ इंडिया चूज़ कर रहे हैं तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हमने जो रीजन है वो साउथ इंडिया चूज़ कर लिया। और यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, आप अथेंटिकेशन मोड पूछ रहा है कि आप किस तरह का अथेंटिकेशन चाहते हैं सर्वर पे, है ना। अथेंटिकेशन जो होता है वो एक्सेस के लिए होता है बेसिकली। तो हम कैसे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे या हम कैसे एंटर होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ओनली अथेंटिकेशन है, जो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी होता है अज़्योर के साथ में जो सर्विस होती है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है एसक्यूएल और बोथ अथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, और या फिर यूज़ एसक्यूएल अथेंटिकेशन। तो दोस्तों अभी हम जो है एसक्यूएल अथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। और जब हम एसक्यूएल अथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सर्वर एडमिन लॉगिन पूछ रहा है ये। तो हम यहाँ पे इसको एक लॉगिन नेम दे देते हैं ओसोप एडमिन, ठीक है, ओसोप एडमिन। तो ओसोप एडमिन ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। और एक मैं इसका पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। तो ये जो है जो भी पासवर्ड आप रखें, तो ये पासवर्ड आप याद जरूर रखें, अदरवाइज़ आप इस सर्वर पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आप ये क्रेडेंशियल यहाँ पे दे सकते हैं एसक्यूएल अथेंटिकेशन मेथड। और ये आपने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दिए, एडमिन ओसोप एडमिन यूज़र होगा हमारा, और जो है उसका पासवर्ड हमने जो क्रिएट किया वो। तो इस तरह से दोस्तों जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एसक्यूएल सर्वर जो है हमारे लिए क्रिएट हो गया, ठीक है, ओसोप अज़्योर एसक्यूएल सर्वर। तो ये हमारा एक सर्वर क्रिएट हो गया जो साउथ इंडिया लोकेशन पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास वांट टू यूज़ एसक्यूएल इलास्टिक पूल।
तो जैसा हमने बताया था डिप्लॉयमेंट मॉडल की आप सिंगल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और आप उस सिंगल डेटाबेस को एक पूल में रख सकते हैं जहां पर आप अदर डेटाबेस भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यस बोलेंगे तो एक पूल का नाम पूछेगा, इलास्टिक पूल यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे क्रिएट न्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो है सिंगल डेटाबेस मॉडल पे जाते हैं, तो हम इलास्टिक पूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि जो वर्कलोड होगा आपका इन्वायरमेंट वो किस तरह का होगा। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट अगर आप लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली होगा, तो यहाँ पर हम जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अभी ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे होगा या प्रोडक्शन डेटाबेस आप चाहेंगे तो वहाँ पर आप इस प्रोडक्शन जो वर्कलोड इन्वायरमेंट है इससे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉस्टिंग का डिफरेंस आएगा जो आपको आगे ये बताएगा कैलकुलेशन करके कि कितना आपको कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ आप साइड में देख सकते हैं दोस्तों ये कॉस्ट समरी आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपकी कोई कॉस्ट बता रहा है ये कि इतना जो एस्टिमेटेड स्टोरेज कॉस्ट है वो इतना आएगा, और वी कोर बेस्ड मॉडल है ये अभी फ़िलहाल सिलेक्टेड, तो उसका ये रेट बता रहा है कि इस रेट में आपको जो है पर वीक और सेकेंड आपको यहाँ पे चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हम अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने इसको डेवलपमेंट को चूज़ किया है। अब आप दोस्तों देखेंगे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कंप्यूट प्लस स्टोरेज। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूट एंड स्टोरेज दो तरह की हमको सर्विस चाहिए होगी, और कंप्यूट हमें चाहिए होगा हमारी क्यूरी प्रोसेसिंग के लिए, डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, किसी भी तरह के डेटा पे हम काम कर रहे होंगे तो जो क्यूरी परफॉर्म होगी उसके लिए हमें कंप्यूट चाहिए, और स्टोरेज हमें चाहिए डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। तो दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं जनरल पर्पस सर्वरलेस करके हमें एक ऑप्शन आ रहा है जो वी कोर मॉडल है, इसको आप यहाँ से कॉन्फ़िगर डेटाबेस करके आप चेंज कर सकते हैं। तो जब आप कॉन्फ़िगर पे जाते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग सर्विस टियर मिल रही है आपको और कंप्यूट टियर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ आप सर्विस टियर में जाके आप देखेंगे वी कोर बेस्ड परचेसिंग मॉडल आपको मिल रहे हैं, जिसमें एक जनरल पर्पज़ है जो बहुत बजट फ्रेंडली होता है, एक हाइपर स्केल है जो आपको बेसिकली किसी भी तरह के वर्कलोड को कंज्यूम करने के लिए कैपेबल होता है हाइपर स्केल, और इसके अलावा एक होता है बिजनेस क्रिटिकल जिसमें हाईएस्ट अवेलेबिलिटी होती है और हाईएस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलता है। तो हर कंडीशन में आप देखेंगे दोस्तों तो ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जो भी आप सर्विस लेने जाएंगे आप प्रॉपरली उसको देख सकते हैं कि उसमें आपको कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कॉस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जो है किसी भी अपने कस्टमर को एक ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं जो बजट फ्रेंडली भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वी कोर बेस्ड मॉडल आपके सामने है, और इसके अलावा आप देखेंगे नीचे DTU। तो DTU बेस्ड परचेसिंग मॉडल पे आप जाते हैं दोस्तों तो आप यहाँ देखिए कि ये फिक्स हो जाता है कि आपने कितने DTU सिलेक्ट किए 5। तो यहाँ पर आप जो है बेसिक मॉडल होता है जिसमें आप मैक्सिमम 5 DTU तक जा सकते हैं, और यहाँ पर आपका डेटा मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 GB का आपको डेटा साइज़ यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें और भी स्टैंडर्ड करके है जो बजट फ्रेंडली है। यहाँ आप DTUs पे जाएंगे तो आप देखिए 10, 100, 800, 3000 DTU है ना, यहाँ तक मैं जो है इसमें जा सकता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे जितना DTU आप चाहते हैं उस DTU के अकॉर्डिंग आपका एक फ़िक्स प्राइस यहाँ पर तय हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एक डेटाबेस मिलने लगता है। डेटाबेस आप देखेंगे तो यहाँ पर आप 250 GB तक का डेटाबेस आप ले सकते हैं, सेम प्राइस आपको लग रहा है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर DTU के अकॉर्डिंग जो है इसका प्राइस चेंज हो जाता है। आप देखेंगे जितने आप DTU चूज़ करेंगे उतना उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, और जब आप ज़्यादा DTUs लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्टोरेज भी जो है बढ़ जाता है। देखिए 1 TB तक का अब आपको स्टोरेज मिल रहा है अगर आप जो है 200 DTUs लेते हैं तो इस तरह से दोस्तों ये प्राइस आ रही है यहाँ पे INR में कैलकुलेट होके, लगभग ये मंथली कॉस्ट आ रहा है 41,000। तो ये आपका इस तरह का जो है सर्विस और कंप्यूट टियर को आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी जो है चूँकि DTU हम ले लेते हैं कॉस्ट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको जो है 423 का एक मिनिमम कॉस्ट आ रहा है फॉर 5 DTUs के लिए। तो दोस्तों ये हम लेकर जो है इसको आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो जो भी आप चूज़ करेंगे देखिए यहाँ पर वो अप्लाई हो जाता है। बेसिक मॉडल आ गया हमारा और 2 GB स्टोरेज हमको मिल रहा है। ठीक है, जब आप चेंज करना चाहेंगे तो अगेन कॉन्फ़िगर पे जाके आप मान लो फिर से आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, डेटा परचेसिंग मॉडल जो है उनको चूज़ करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर जो है आप फिर से जो है कोई दूसरा मॉडल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये लगभग 10 DTUs का मिनिमम आपको मिल रहा है और उसमें आपको 1200 समथिंग की कॉस्ट लग रही है। तो यहाँ से आप जो है इसको चूज़ करेंगे सर्विस टियर क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों अभी हमने जो है ये जो सबसे चीप हमको सर्विस मिल रही है टेस्टिंग के लिए, हम वो ले लेते हैं। 423 रुपीज़ इसमें लगेगा और अब आप यहाँ से अप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे कि हमने डेटाबेस क्रिएट करने में उसको डेटाबेस की हमने इंफॉर्मेशन दी, उसे किस नाम से डेटाबेस बनाना है। सर्वर हमने एक नया क्रिएट किया। इलास्टिक पूल हमने जो है इसको नो किया क्योंकि हम सिंगल डेटाबेस चाह रहे हैं। यहाँ पर वर्कलोड हमें कैसा चाहिए, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट वर्कलोड चूज़ किया है। और लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी, आप जो है जो बैकअप कहाँ लेना चाहते हैं अपने डेटाबेस का, राइट, इसका जो स्टोरेज होगा उसकी रिडंडेंट कॉपी कहाँ रखेंगे आप। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोकली रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज में रख सकते हैं या फिर जियो रिडंडेंट। तो जब आप जियो पे जाएंगे तो जियो पे जो है वो डेटाबेस बैकअप विल जियो रेप्लिकेटेड विच इम्पैक्ट योर डेटा रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये कुछ और रिक्वायरमेंट मुझे चाह रहा है बैकअप स्टोरेज के लिए, तो फिलहाल हम जो है इसे लोकली रिडंडेंट पर जाते हैं। और अब जो है दोस्तों हम यहाँ पे हम इसे रिव्यू एंड क्रिएट, इसमें और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। आप कोई नेटवर्किंग करना चाह रहे हो, किसी स्पेसिफिक कनेक्शन पॉलिसी को सेट करना चाह रहे हो, वो आप यहाँ कर सकते हैं। सिक्योरिटी है जहाँ पर आप जो है जो अपने डेटाबेस को जो है सिक्योर करने के लिए जो है इस तरह से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हैं, सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग दिया हुआ है डेटाबेस से रिलेटेड, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमने अभी फ़िलहाल जो है इसको रिव्यू एंड क्रिएट किया। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि एस्टिमेटेड पर मंथ कॉस्ट इतना आ रहा है एसक्यूएल डेटाबेस फॉर बाय माइक्रोसॉफ्ट, और ये इसकी पूरी जानकारी है रिसोर्स ग्रुप से लेकर जितना भी हमने इसको सेटअप करने में दिया है। और यहाँ से जाके दोस्तों आप देखेंगे कि अब आप इसको क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट बोलते हैं ये आपकी सभी डेटा को इन्फॉर्मेशंस को वेरीफाई करता है और फिर जो है ये आपका डिप्लॉयमेंट इनिशलाइज कर देता है। देखिए इनिशलाइज डिप्लॉयमेंट एंड सबमिटिंग, और अभी आप देख रहे हैं कि ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का। जो सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है उस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है मुझे एसक्यूएल सर्वर डीबी जो है एक सर्विस के रूप में यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, ये क्रिएट होगा, बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो यहाँ पर ये आपके डिप्लॉयमेंट के डिटेल्स बता रहा है कि ये रिसोर्स आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। तो इसी तरह से हमारा ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है डेटाबेस का। तो आप देखेंगे ये और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, और बहुत जल्दी जो है हमारा डेटाबेस सर्विस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड का मुझे मैसेज आ गया, योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट, और यहाँ मुझे नोटिफिकेशन भी आया। आपने देखा होगा कि ये डिप्लॉयमेंट जो है वो सक्सीड हो गया, नोटिफिकेशन में भी आया। और यहाँ से जो है आप डायरेक्टली जा सकते हैं गो टू रिसोर्स। तो आप देखेंगे दोस्तों कि गो टू रिसोर्स किया हमने और ये हम लोग जो है उस रिसोर्स पे आ गए हैं। यहाँ उसका सर्वर नेम आप देखेंगे जो हमने दिया था पूरा डेटाबेस windows.net, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर है ना .database.windows.net, इस तरह से हमने जो इसको नाम दिया पूरा सर्वर का। ठीक है, इलास्टिक पूल के बारे में आ रहा है, नो इलास्टिक पूल हमने चूज़ नहीं किया था, इसकी लोकेशन आ रही है साउथ इंडिया। तो ये पूरा हमें जो है डिटेल आ रहा है इसके बारे में। और दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसको यूज़ करके देखना चाहें तो हम इसको जो है सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे लोकल डेटाबेस के साथ, राइट। और इसके अलावा जो है हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, आप देखेंगे क्यूरी एडिटर मुझे दिया हुआ है, तो मैं इस क्यूरी एडिटर पर जाता हूँ और यहाँ जाके जो है हम इसमें और भी चीज़ें दी हुई है डेटाबेस से रिलेटेड, सभी तरह का जो फीचर्स है वो दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम क्यूरी एडिटर में जाते हैं जो प्रीव्यू फेज़ में है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने OSOP एडमिन जो मेरा लॉगिन था वो यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने जो है अपना एक पासवर्ड रखा था जो ओके ये मुझे कनेक्शन डिनाई कर रहा है बिकॉज पब्लिक एक्सेस इज डिनाइड, जो है वो पॉलिसी हमको जो है नेटवर्क एक्सेस में जाके जो है इसको देखना होगा। तो यहाँ पर जाके दोस्तों हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
आप यहाँ देखेंगे जब मैं अज्योर एसक्यूएल जो रिसोर्स ग्रुप बनाया था उस रिसोर्स ग्रुप में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि मुझे एक एसक्यूएल सर्वर मिल रहा है और एक एसक्यूएल डेटाबेस मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से मुझे दोस्तों जो है एसक्यूएल सर्वर पे जाना है, तो मैं यहाँ से इस एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ। सिक्योरिटी है, तो दोस्तों मुझे यहाँ सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर जो है ये जो पब्लिक नेटवर्क एक्सेस अभी डिसेबल किया हुआ है इसको सिलेक्टेड नेटवर्क पे मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है कनेक्शन फ्रॉम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग फायरवॉल, तो यहाँ से जो है हम अपना जो ये आईपी एड्रेस है मेरा जो मशीन है, राइट, जहाँ से मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ वेब इंटरफेस, तो ये मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे ये फायरवॉल रूल है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से जो है मुझे एक्सेस देना है, तो ये सिलेक्टेड नेटवर्क के ऊपर हम एक्सेस दे रहे हैं इस सर्वर को। तो यहाँ से आप जब देखेंगे कि इस एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाके हम यहाँ पे सिक्योरिटी में जाते हैं और सिक्योरिटी में हम जाके जो है नेटवर्किंग में जाते हैं और यहाँ से हम जो है इसको यहाँ सिलेक्टेड नेटवर्क का एक्सेस देते हैं। तो ये जो पब्लिक एक्सेस हम दे रहे हैं सिलेक्टेड नेटवर्क पे उसमें एक आईपी एड्रेस यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं जो क्लाइंट आईपी एड्रेस होगा। इसे मैं अपडेट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया फायरवॉल रूल। तो ये सर्वर पे जो है अब हम यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं अपनी सर्विस को। तो दोस्तों अगेन मैं उसी रिसोर्स ग्रुप में जा रहा हूँ। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप में मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ अब, और एसक्यूएल सर्वर को जो है मैं यहाँ पर क्यूरी एडिटर में जाके फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो पासवर्ड जो है जो भी हमने दिया है वो पासवर्ड आप डालें। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसे आप याद रखिएगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे दोस्तों आप देखिए कि ये डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और इस डेटाबेस में आप जाके देखेंगे यहाँ पे टेबल्स है, व्यूज़ और ये सब दिखा रहा है, राइट। तो अभी चूंकि कुछ है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ हमें क्रिएट करना होगा। तो आप देखेंगे कि मैं एक तो चलिए दोस्तों हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब हम आ गए यहाँ पे, तो टेबल के लिए हम एक कमांड लिख रहे हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम जैसे हमने स्टूडेंट रखा था एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट ले लेते हैं। और कॉलम्स जो है हमें क्या चाहिए, तो हमें एक आईडी कॉलम चाहिए जो इंटीजर टाइप का होगा। और इसके अलावा दोस्तों हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, एस नेम, जो कैसा होगा, वेयर केयर उसका डेटा टाइप होता है। एसक्यूएल अगर आपने नहीं आता हो, नहीं सीखा हो, तो आप हमारी एक प्लेलिस्ट है एसक्यूएल की जिसे वाजपेयी सर ने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो आप अगर एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, एसक्यूएल की प्लेलिस्ट है, और वो आप अगर फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छी कमांड आपकी जो है एसक्यूएल में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको वेयर केयर के अंदर वैल्यू बता रहा हूँ कि मुझे ये 50 कैरेक्टर्स यहाँ पे चाहिए। और इसके अलावा जो है हम जो है एस नेम के बाद मुझे चाहिए क्लास, तो क्लास को भी जो है हम यहाँ पे वेयर केयर में दे सकते हैं। तो ये वेयर केयर जो है यहाँ पर भी हम इसको जो है कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर जो है 30 कैरेक्टर्स यहाँ पे दे दिए। तो इस तरह से हमने ये क्वेरी बिल्ड करना चाह रहे हैं, टेबल बिल्ड करना चाह रहे हैं स्टूडेंट नाम की। तो ये ब्रैकेट्स जो है आपको जो है ये ब्रैकेट्स लगाने हैं, जो भी साइज़ आप देना चाह रहे हैं उसके लिए, है ना, नॉर्मल ब्रैकेट्स लगेंगे। तो ये आपने एक ब्रैकेट्स लगाने के बाद इसको जो है रन किया, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका एक क्वेरी रन हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी टेबल क्रिएट हो गई है, डीबीओ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये यहाँ देख रहे हैं आप, आपको ये वैल्यू दिखा रहा है प्रॉपरली। और अब जो है आप इस स्टूडेंट टेबल में आप डेटा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जो है इंसर्ट कमांड को फॉलो करेंगे, तो इंसर्ट इनटू, यहाँ पर टेबल का नाम हम यूज़ कर रहे हैं, और वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ मैं वैल्यू सप्लाई कर सकता हूँ 1, और जो वेरकेयर वैल्यू है वो मुझे सिंगल कोट्स में देना होगी। और यहाँ पर मैं क्लास जो है वो भी सिंगल कोट में दूँगा। तो यहाँ पर हमने सिंगल कोट में 5th क्लास, और इस तरह से जो है मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे, इंसर्ट क्वेरी को, तो आप देखेंगे कि अफेक्टेड रो 1, मतलब हमारा जो टेबल है उसमें एक रो ऐड हो गई है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। तो सिलेक्ट, मुझे ऑल रिकॉर्ड चाहिए, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
है ना, टेबल का नाम स्टूडेंट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि सिलेक्ट करने में मुझे एक रिकॉर्ड आ रहा है आरओ नाम से। तो दोस्तों ऐसे ही हम जो है अदर रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटाबेस हुआ है उसमें हम दूसरा रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, तो जो सेकंड रिकॉर्ड हमारे एग्जांपल में था वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये फर्स्ट क्लास है, तो ये फर्स्ट क्लास रख दी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है एक और इंसर्ट कमांड चलाया यहाँ पर। तो जो भी कमांड मैं चला रहा हूँ ये कंप्यूट हो रहा है। ठीक है, और ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। देखिए फिर से मैं स्टूडेंट में क्वेरी कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे मुझे ये डेटा में 2 डेटा मिल रहा है। तो ये दोस्तों इस तरह से हमने अपना एक एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और उसे हमने यहाँ पर जो है यूज़ करके देखा, कुछ बेसिक कमांड चला के हमने इसे यूज़ करके देखा है। तो आप जो है एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करें, एसक्यूएल सर्वर को मैनेज करें, और जो भी आपको समस्या आती है इसको यूज़ करने में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो में। हम आपको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे। तो आज के वीडियो के लिए, इस एग्जांपल के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम जो है आगे कोई और सर्विस जो होगी एसक्यूएल के अलावा, जो अब अज्योर एसक्यूएल हमने देख ली है, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में और इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिन्हें हमें देखना है, तो हम आगे के वीडियो में जो है किसी और सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। और अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जो है कमेंट ज़रूर करें जो भी आप फील करते हैं उसके, इस वीडियो के बारे में। तो थैंक यू ऑल।